तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर का बच्चों आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा बच्चों, मैंने बता रखा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन करके एक मैंने वीडियो डाला था इसी चैनल पे, और मैंने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ाने वाला हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, एक छोटा सा नोट्स बना लेंगे, ठीक है। एक अच्छी कॉपी बना लेंगे और उसमें खूब अच्छे से एक एक चैप्टर को आप नोट वाइज, है ना, उसको नोट करते रहेंगे और लास्ट में आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख जाएंगे। तो बेसिकली आपके माइंड में आ रहा होगा कि IIT JEE नीट या फिर CUET में कौन सा बुक लगाना चाहिए। तो सबसे पहले एक बुक जो आपके पास होनी चाहिए NCERT की बच्चों, और साथ में एक MS चौहान की बुक आप ले सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी बुक हैं जो आप ले सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और उसमें कोई आपको क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों, मैं कोई एक सिंगल रीजन नहीं छोड़ने वाला हूँ जिस वजह से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में ना आए। बच्चों, इस चैप्टर में नियर अबाउट 200 क्वेश्चन करने वाले हैं, और पूरी ऑर्गेनिक की बात करूं तो लगभग 2000 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कुछ डाउट नहीं रहने वाला है। साथ में हम लोग लास्ट जो लेक्चर बनाऊंगा बच्चों, उसमें PYQ के क्वेश्चन जो नीट या फिर IIT JEE मेंस में पूछा हो, या फिर बच्चों CUET में जो क्वेश्चंस पूछा होगा, उसका एक लास्ट में लेक्चर बनाऊंगा। तो एक अच्छी कॉपी लेके चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो सबसे पहला मेरा सवाल बच्चों ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद बच्चों इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में बच्चों इस चैप्टर में उसके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों कहते किसे हैं। तो यहाँ पे पहला आप टॉपिक का नाम डालिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, और उसके साथ आपके सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है ना, या फिर नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर बच्चों हेलोजन हो सकता है। हेलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर कोई मेटल्स भी हो सकता है लाइक जिंक, मैग्नीशियम, कैडमियम एसेट्रा। तो कोई पूछे आपसे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसके साथ बच्चों ये सारे आपके और भी एटम हो सकते हैं उसमें। तो मैं बेसिकली बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताना चाहूँगा। इट कंटेंस एटलीस्ट, कम से कम बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए। इट कंटेंस एटलीस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे बच्चों केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री आप जानते हैं एक्सेप्शन बगैर अधूरा होता है। तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं, है ना। तो लिख लीजिए कुछ एक्सेप्ट करके। बच्चों, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड है बच्चों जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन आता है ना, हाइड्रोजन आता है, फिर लेकिन उसके बाद भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना होके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उसमें कुछ ही कंपाउंड है लाइक CO2, CO3 कार्बोनेट हो गया, बाई कार्बोनेट CO3 माइनस, या फिर हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड हो गया, एसेक्ट्रा। बच्चों, इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। आर क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
इसको आप क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं बच्चों। तो ये तो पहला पार्ट रहा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, ठीक है। इसके बाद बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगला हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए देखते हैं बच्चों, सेकेंड हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आप लोग जान गए ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिसमें कम से कम कार्बन और हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए, ठीक है। दूसरा बच्चों उसका क्लासिफिकेशन करना है। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है स्ट्रेट चेन में और क्लोज चेन में, स्ट्रेट चेन में और क्लोज चेन में। बच्चों स्ट्रेट चेन को ही हम लोग असाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो क्लोज चेन को आप बता सकते हैं, क्लोज चेन को तो फिर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड नाम देंगे, साइक्लिक कंपाउंड नाम देंगे। अब बात रही बच्चों स्ट्रेट चेन को फिर हम लोग फर्दर क्लासिफाई किया गया है और कहा गया स्ट्रेट चेन दो तरह का हो सकता है, या तो सैचुरेटेड होगा या फिर अनसैचुरेटेड होगा, या फिर अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड होने का मतलब बच्चों सारा सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। लाइक आपका एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं एल्केन, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ऐसे बच्चों अनसैचुरेटेड कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है, या तो ये अल्कीन होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसी भी हमारे कंपाउंड में होगा तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, या फिर बच्चों एल्कीन होगा मतलब डबल बॉन्ड, या फिर अल्काइन होगा। इसका जनरल फार्मूला होता है बच्चों CnH2n और ये होता है CnH2n-2। अब बताएं बच्चों n की जगह मैं 4 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा C4H10, यहाँ पे पुट करिए 4 तो C4H8 होगा और ये C4H6 होगा। चाहे तो बच्चों इस मॉलिक्यूल को बना भी सकते हैं, सारा सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों तो ये एक जगह डबल बॉन्ड होगा बाकी सिंगल बॉन्ड होगा। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, मतलब बच्चों एक यहाँ बना चुका है बॉन्ड तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे और फिर यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये अंडरस्टूड है बच्चों। यदि नहीं भी लगा है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 3, 2 और यहाँ 1 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। ऐसे ही बच्चों अल्काइन का आप ऐसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये तो बात रही हमारी स्ट्रेट चेन की या फिर असाइक्लिक कंपाउंड की। ऐसे ही बच्चों क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड को भी क्लासिफाई किया गया है और बताया गया है कुछ कंपाउंड हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे और कुछ कंपाउंड हमारे ऑलीसाइक्लिक कंपाउंड, ऑलीसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। अब ऑलीसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, आप ध्यान देंगे इनको मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ, क्लियर है। ऐसे बना लीजिए बच्चों। ऑलीसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है होमोन्यूक्लियर कंपाउंड, होमोन्यूक्लियर कंपाउंड में और हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड में, हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड में। बच्चों ऐसे कंपाउंड होमोन्यूक्लियर होता है ना, जो साइक्लिक हो, ठीक है, और सिर्फ उसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है, बात समझिए। सिर्फ कार्बन हो, हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए, वो कंपाउंड होमोन्यूक्लियर होता है। जैसे ये बच्चों देखिए कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, या फिर ऐसा एक रिंग बना लीजिए इसमें भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। तो होमोन्यूक्लियर कंपाउंड आर दोज साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन carbon only, it contains carbon only।
तो होमो हो जाएगा। होमो से ही आपको आइडिया हो जा रहा है सिर्फ कार्बन होगा। बच्चों हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा कोई एटम आ गया, लाइक यहाँ पे बच्चों ये ऐसे अटैच हो जाए या फिर ऐसा कुछ अटैच हो जाए ऑक्सीजन ये, तो इसमें ऐसे कंपाउंड को हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड कहेंगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन तो हो साथ में कोई और एटम आ जाए और वो हमारा कंपाउंड साइक्लिक हो। तो यहाँ लिखेंगे इट कंटेंस एन एटम अदर देन कार्बन। तो कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए तो हमारा वो हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड को भी हम लोग होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं। बच्चों हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसको आप क्लासिफाई करेंगे होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड में। तो ऐसे कंपाउंड बच्चों होमोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो और साथ में CCD कर रहा हो। एरोमेटिक कंपाउंड होने का बच्चों ये कंडीशन होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और n जो है आपका 0 1 2 3 डॉट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और CCD करने का मतलब क्या हुआ यार? CCD करने का मतलब हुआ बच्चों कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। ये क्या है? कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन मतलब बच्चों एग्जाम्पल से आप समझेंगे। जैसे होमोन्यूक्लियर कंपाउंड में बच्चों सिर्फ आपके कार्बन हो, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन से ऐसे करके बनाऊं मैं आपको यदि बोलूं सिर्फ कार्बन है तो हो मतलब ये अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा तभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, तो ये कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन कर रहा है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन दोनों है। ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है। n की वैल्यू 1 पुट करिए, 4 × 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक ये जो बनाया है बॉन्ड आपने, ये पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। और दूसरा CCD करना चाहिए। CCD करने का मतलब होता है कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। बच्चों यदि रेजोनेंस हो रहा हो, ठीक है, और रेजोनेंस हमारे यदि रिंग में हो रहा है साइक्लिक फॉर्म में यदि एक रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, उसी का नाम CCD देते हैं, कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। यदि डीलोकलाइजेशन हो रहा है बच्चों, ये आपका क्या है? पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, तो अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड होगा तो ये डीलोकलाइजेशन होगा। इसी का स्ट्रक्चर एक डीलोकलाइज करके क्या बन सकता है? और ऐसा भी बन सकता है बच्चों, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ सकता है, यहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो ये एक कंपाउंड हमारा होमोन्यूक्लियर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। इसका एग्जांपल एक और यहाँ पे बना लीजिए, ये भी हो सकता है बच्चों, n की वैल्यू 2 4 2 8 + 2 10। या फिर इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है, 3 रिंग में ऐसे बना दूँ, ठीक है। ऐसे कंपाउंड हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है और होमोन्यूक्लियर है। बच्चों कई लोगों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रहा हो एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पहचानते हैं, तो मैं बता दूं आगे लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं GOC में, तो वहां पे आप सीख जाएंगे कि हमारे कैसे कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, क्या एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। हालांकि मैंने एक ऐसा शॉर्ट वीडियो भी बनाया इसी चैनल पे, वहाँ भी आप देख सकते हैं, मैं लिंक में दे दूँगा उस वीडियो को, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिसिटी पढ़ाया हुआ है कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे कंपाउंड को आप कहते हैं। बच्चों हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन साथ में हाइड्रोजन के साथ साथ कोई अदर एटम हो, लाइक पिरिडीन। बच्चों इसका नाम पिरिडीन होता है। इसमें भी ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, फर्स्ट
कंडीशन और सेकेंड कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2+2+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड किया। 4n की वैल्यू 1 पुट करूंगा बच्चों तो 4 1 जो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और साथ में बच्चों CCD भी कर रहा है। अल्टरनेट पे यदि पाई बॉन्ड होता है बच्चों तो डीलोकलाइजेशन करता है साइक्लिक फॉर्म में, उसी का नाम CCD है, कंप्लीट साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। ठीक है, pyridine के साथ बच्चों पायरोल हो सकता है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, 2+2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। या फिर फ्यूरॉन हो सकता है, या फिर थायोफिन हो सकता है, थायोफिन हो सकता है। तो ये तो हमारे रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ये थायोफिन है, चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं, ये थायोफिन है बच्चों, ये पायरोल है, ये आपका है, ये आपका पायरोल है, ये बच्चों है pyridine और ये बच्चों फ्यूरान है। ये आपका बेंजीन है, ये नैप्थलीन है बच्चों, और ये बच्चों इसका नाम आप जानते हैं एंथ्रासीन है। तो ये तो दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया बच्चों, है ना। पहला टॉपिक आपने पढ़ा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसे हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। चलिए क्लासिफिकेशन पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम लोग सीखते हैं बच्चों हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उसको किस किस फॉर्मूले से लिखा जा सकता है। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फार्मूला इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए बच्चों सीखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मूला इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टाइप्स ऑफ फार्मूला, फार्मूले ये होता है प्लूरल फॉर्म होता है फार्मूला का, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कुछ फार्मूला आप सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बच्चों पहला हमारा जो है, यदि मैं चाहूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका नाम देंगे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चों इसी कंपाउंड को C5H12 आपका ये पेंटेन है ना, इसको चाहूँ मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्ट्रक्चर बना दूँ इसका पूरा, पूजा खोल दूँ इसका मैं, है ना, 1 2 3 4 5 है ना बच्चों। ये स्ट्रक्चर बना दिया तो ये नाम देंगे इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो चाहे बच्चों तो ऐसे भी लिख सकते हैं C5H12 को ऐसे भी लिख सकते हैं चाहूँ मैं तो, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 फिर ये CH2 है ना, फिर CH2 1 2 3 4, ये लास्ट में CH3 है ना, CH2 और CH3। तो बच्चों इसको मैंने कंडेंस कर दिया तो इसका नाम होता है कंडेंस्ड फार्मूला। इसके बाद बच्चों इसको चाहूँ तो और कंडेंस कर सकता हूँ, ये भी बॉन्ड बीच का हटा दूँ तो CH3 CH2 इस तरह से भी हम लोग C5H12 को लिख सकते हैं, और ये हमारा सुपर कंडेंस्ड हो गया, सुपर कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। ठीक है, यदि मैं चाहूँ बच्चों C5H12 को ऐसे बोल्ड लाइन से लिख दूँ, ऐसे फिर ये CH3 है, CH2 है ना बच्चों। ये किसको बता रहा है, CH3 को, यहाँ कार्बन को बता रहा है बच्चों, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे बच्चों 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये बच्चों यदि मैं इसको बोल्ड लाइन में ऐसे लिखूँ या फिर ये बॉन्ड बना के लिखें तो इसी का नाम आप देते हैं बोल्ड लाइन नोटेशन।
ये क्या है, बोल्ड लाइन नोटेशन, या फिर बच्चों कहीं कहीं बॉन्ड लाइन बोला जाता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारा टाइप्स ऑफ फार्मूला इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। बच्चों इसके पहले अभी आप पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए बच्चों, आपके पास टाइम है, टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन को करिए, पॉज कर सकते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन करता हूँ मैं। बच्चों ध्यान से देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है, मीन्स ये हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड असाइक्लिक कंपाउंड है बच्चों, या फिर इसका नाम क्या दे सकते हैं, अनसैचुरेटेड, है ना, स्ट्रेट चेन या अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन। सेम ऐसे इसका नाम बताइए। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये साइक्लिक है, और इसमें भी साइक्लिक दो तरह का होता है, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। ये एरोमेटिक तो है नहीं, मतलब एलिसाइक्लिक है। और एलोसाइक्लिक में बच्चों ये क्या है, होमोन्यूक्लियर ना होके हेट्रोन्यूक्लियर है, मतलब हेट्रोन्यूक्लियर एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे ये भी अनसैचुरेटेड था बच्चों, ये भी अनसैचुरेटेड है, मतलब ये भी अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन आप बोल सकते हैं। स्ट्रेट चेन की जगह बच्चों में चाहूँ तो असाइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकता हूँ, लाइक ऊपर। ऐसे इसका नाम बच्चों, इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब सैचुरेटेड है और स्ट्रेट चेन है। तो क्या ये सैचुरेटेड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। लास्ट वाला केस देखा जाए बच्चों, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, मतलब इसी का एक और ऐसे ही आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म होता है, और हमारा इस तरह साइक्लिक रिंग इस तरह से भी बनाया जा सकता है। और बच्चों ध्यान देंगे तो ये इसमें भी हमारा साइक्लिक है, और साइक्लिक जो है उसमें दो तरह का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक है, और एलिसाइक्लिक में भी होमोन्यूक्लियर है, ना कि हेट्रोन्यूक्लियर। तो आप नाम देंगे होमोन्यूक्लियर एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये लास्ट रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद चलिए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन करने के बाद दो चीज़ पढ़ लिए हैं। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, दूसरा उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। दो चीज़ पढ़ने के बाद बच्चों अब जो हमें पढ़ना है वो ये है कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने के बाद, और दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद थर्ड जो टॉपिक था हमारा वो नोमेनक्लेचर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं बच्चों। नोमेनक्लेचर हमारा काफ़ी ब्रॉड चैप्टर है ना, काफ़ी ब्रॉड है टॉपिक, और बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है वो नोमेनक्लेचर नाम से ही जाना जाता है ना। तो इस चैप्टर में बच्चों नोमेनक्लेचर में हमारा प्लानिंग है, प्लान के मुताबिक एक एक टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले इसमें जो नोमेनक्लेचर पार्ट है पढ़ने वाले हैं जनरल नेमिंग ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों सबसे पहले जनरल नेमिंग पढ़ने वाले हैं। जनरल नेमिंग के बाद इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अभी हम लोग कर रहे थे, ठीक है बच्चों, जनरल नेमिंग ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने के बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा वो होगा नेमिंग
ऑफ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों अभी मैंने क्लासिफिकेशन में बताया सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना हो, मतलब उसमें क्या एल्कीन के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। और सैचुरेटेड के बाद हम लोग नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, और इसमें बेसिकली बच्चों एल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद बच्चों जो फोर्थ होगा वो होगा नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक रिंग। नोमेनक्लेचर ऑफ बच्चों जो होगा साइक्लिक कंपाउंड। तो याद करिए क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफाई किया था स्ट्रेट चेन को, उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। और बच्चों उसके बाद जो साइक्लिक कंपाउंड है उसको आपने क्लासिफाई किया था, तो उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो हमारा टॉपिक अगला आने वाला है बच्चों वो होगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण पढ़ेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप होने का मतलब क्या क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एल्कोहल, है ना। इन सब के बारे में हम लोग सबका नेमिंग हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक में। और जो लास्ट बच्चों है उसमें पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में लाइक बहुत सारा नाम पढ़े होंगे आप, जैसे बेंजीन हुआ, है ना, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड। तो बेसिकली बच्चों हम लोग इसमें बेंजीन रिंग का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। और यहाँ तक जाते जाते बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 बाय 1 टॉपिक चलिए हम लोग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी अभी पढ़ने जा रहे हैं जो ये फर्स्ट टॉपिक जनरल नेमिंग ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए इसको सीखते हैं। तो चलिए बच्चों हेडिंग डालिए जनरल नेमिंग ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बच्चों नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। IUPAC बच्चों एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये संस्था डिसाइड करती है ना, कि हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिस्ट्री में नेमिंग कैसे करना होगा बच्चों, इसके बारे में ये सारा जानकारी दिया गया है। जो IUPAC ने नियम बनाया है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग नेमिंग करते हैं। तो इसमें जनरली जो बेसिकली पढ़ने वाले बच्चे वाले हैं इसमें बच्चों जो चीज़ वो ये है कि सबसे पहले पढ़ेंगे रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड। इसके बाद बच्चों प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में बच्चों सेकेंडरी सफिक्स पढ़ेंगे। सॉरी बच्चों ये लिखने का तरीका थोड़ा, यहाँ सफिक्स कर लीजिए और यहाँ प्रीफिक्स कर लीजिए, सेकेंडरी
प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो बेसिकली बच्चों आईपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले जानेंगे रूट वर्ड क्या होता है, इसको टॉपिक नंबर ए दे देंगे। फिर दूसरा प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सॉरी प्राइमरी सफिक्स क्या है। फिर सी आप टॉपिक देंगे सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। फिर इसके बाद डी टॉपिक में पढ़ेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। और लास्ट बच्चों ई टॉपिक सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली जान लेते हैं बच्चों ये क्या है। जैसे कोई नाम लिखना होता है, लाइक आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे बच्चों ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन का ऐसे दिया गया है, इसका नाम लिखना हो तो सबसे पहले देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो रूट वर्ड बताएगा नंबर ऑफ कार्बन को। रूट वर्ड बताता है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन को। जैसे 1 के लिए मेथ हो गया, 2 के लिए एथ हो गया, है ना, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 4 कार्बन है तो इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे बच्चों इसमें कि ब्यूट ये हो गया 4 वर्ड। उसके बाद देखेंगे हमारा जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। यदि बच्चों प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो बताता है हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ये अनसैचुरेशन के बारे में जानकारी देता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स बच्चों या तो एन होगा या फिर इन होगा या फिर आइन होगा। यदि बच्चों हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड होगा, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, तो आप जो प्राइमरी सफिक्स रूट वर्ड आपने ब्यूट दे दिया, तो प्राइमरी सफिक्स जो यूज करेंगे वो देंगे ब्यूटेन, एन वर्ड देंगे। क्लियर है। तो ये बताना था आपको इसके बारे में बच्चों। यदि हमारा ये कंपाउंड सैचुरेटेड होगा तो एन वर्ड यूज करेंगे, और अनसैचुरेटेड होगा तो इन और आइन वर्ड यूज करेंगे प्राइमरी सफिक्स के तौर पे। ऐसे सपोज दैट इसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए, लाइक OH आ जाए, तो OH जो सेकेंडरी सफिक्स होता है बच्चों वो बताता है गिव्स इन्फो अबाउट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी देता है। तो जैसे इसी का नाम लिखना हो बच्चों, तो सबसे पहले देखा आपने रूट वर्ड क्या हुआ, ब्यूट हो गया, 4 कार्बन की वजह से ब्यूट हो गया। दूसरा आप देखेंगे बच्चों सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड था तो एन वर्ड यूज किया। उसमें फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप यदि बच्चों OH है तो उसके लिए हमारा जो सफिक्स वर्ड होता है अल्कोहल के लिए ऑल होता है, तो सिंपली यहाँ से ई हटा के ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। फिर इसमें नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नाम सीखते हैं, नाम लिखना, किसी भी आईपीएससी नाम लिखना होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इस तरह से आप नाम उसका देते हैं। तो बच्चों ये रही बात हमारी रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स की। उसकी पहले बात आती है कुछ कंपाउंड बच्चों हमारे जो होते हैं ना वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, लाइक ऐसा कंपाउंड भी हो सकता है। अब इसका नाम क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले रूट वर्ड देखेंगे 1 2 3 कार्बन का है। और बच्चों रूट वर्ड 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप यूज करते हैं, तो प्रोपेन हो जाना चाहिए, लेकिन साइक्लिक है तो नाम दे देंगे इसका साइक्लो। पहले साइक्लिक कंपाउंड को पहले नाम क्या दे देंगे, साइक्लो। उसके बाद जो रूट वर्ड होगा प्रोप है तो प्रोपेन। एन वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों क्योंकि ये से भी हमारा सैचुरेटेड है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स देता है बच्चों इंफॉर्मेशन, गिव्स इन्फो अबाउट साइक्लिक नेचर, साइक्लिक नेचर के बारे में। यदि हमारा कंपाउंड साइक्लिक नेचर का है तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स के तौर पे, मतलब रूट वर्ड के पहले वर्ड क्या साइक्लो यूज करेंगे। और लास्ट में बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, ये देता है इंफॉर्मेशन अबाउट सब्स्टिट्यूएंट, लिख लीजिए इट गिव्स इन्फो अबाउट
सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है बच्चों, ये भी जान लीजिए। जैसे हमारा कोई कंपाउंड ऐसे है, सी है, सी है, सी है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा CH, और ये क्लोरीन लगा दिया। तो ये जो बच्चों क्लोरीन लगा ना, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि इसका नाम लिखना होगा, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटेन तो देंगे, लेकिन उसके पहले वर्ड यूज करेंगे क्या, क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्लोरो ब्यूटेन होगा। नंबरिंग भी कर लेंगे बच्चों, तो 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये तो हमारा जो जनरल था, है ना, जनरल अपने आप समझाया इसको। लेकिन बच्चों जब 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि रूट वर्ड क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा ए है, टॉपिक नंबर ए, रूट वर्ड, चलिए उसके बारे में थोड़ा और भी डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग सीखते हैं जो टॉपिक ए है, रूट वर्ड। आप जानते हैं बच्चों, रूट वर्ड जो होता है नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। तो यहाँ लिखेंगे आप नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और यहाँ वर्ड लिखिए रूट वर्ड। यदि बच्चों नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो रूट वर्ड दे देंगे, नाम उसका मेथ। 2 होगा तो एथ, 3 के लिए प्रॉफ, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए बच्चों नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए बच्चों रूट वर्ड हो जाएगा डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक। ऐसे बच्चों आगे 14 के लिए, 15 के लिए भी आप लिखें, ठीक है। तो 14 के लिए बच्चों हो जाएगा रूट वर्ड, है ना। 14 के लिए हो जाएगा आपका टेट्राडिक, 15 16 17 18 90 20, फिर 30 लिख लीजिए, 40 लिख लीजिए, 50 लिख लीजिए और 100 लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अपने पूर्व ज्ञान के हिसाब से लिखिए। बच्चों 15 का क्या लिखा आपने, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक। 20 के लिए क्या लेगा, डेकाडेक नहीं होगा बच्चों, डेकाडेक नहीं होगा। इसके लिए बच्चों होता है आइकॉस। और कुछ और लिख लीजिए, कन्फ्यूजन होगा। 21 का भी लिख लीजिए, उसके लिए होता है बच्चों हेनिकॉस। 22 का 2 कॉस, फिर उसके बाद 23 ट्राइकॉस, फिर टेट्राकॉस, पेंटाकॉस। बच्चों ऐसे ही डॉट डॉट 30 का लिख लीजिए, 40 का, 50 का और 100 का। बच्चों इसके लिए हो जाएगा ट्रायाकॉन्ट। हालांकि पूछता नहीं है ना, जानकारी के लिए लिख लीजिए, पूछता नहीं आपसे। 40 के लिए हो जाएगा बच्चों ट्रायाकॉन्ट के बाद टेट्राकॉन्ट। 50 के लिए हो जाएगा बच्चों पेंटाकॉन्ट। 100 के लिए बच्चों हो जाएगा हैक्ट।
तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया, हैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करेंगे आप लोग बच्चों, इसको नोट करेंगे। तो पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा है रूट वर्ड, इसको आपने सीख गया बच्चों। नंबर ऑफ कार्बन, यदि 4 होगा तो ब्यूट, है ना, 10 होगा तो डेक, 8 होगा तो ऑक्ट, है ना। तो ये तो पहली बात रही हमारी जो रूट वर्ड है। रूट वर्ड के बाद बच्चों जो बी टॉपिक है आप जानते हैं वो है हमारा प्राइमरी सफिक्स। तो चलिए सीखते हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में। बच्चों जो पी वाला हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी सफिक्स। आपको ऑलरेडी बता दिया गया बच्चों। इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अनसैचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल। बच्चों जो हमारा कोई मॉलिक्यूल है वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, वो हमें प्राइमरी सफिक्स जानकारी देता है। यदि हमारा सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो प्राइमरी सफिक्स के तौर पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे इन, डबल बॉन्ड होगा तो इन और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। ऐसे बच्चों यदि हो सकता है 2 बार डबल बॉन्ड आए किसी भी मॉलिक्यूल में तो 2 बार आ जाएगा तो डाई इन हो जाएगा। और बच्चों यदि ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आएगा तो डाई आइन हो जाएगा, है ना, डाइन नहीं हो जाएगा, डाई आइन हो जाएगा। क्लियर है। बच्चों यदि कोई भी तो पॉसिबल है किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स के तौर पे वर्ड यूज करेंगे डबल बॉन्ड की वजह से इन और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आइन। तो ये क्या वर्ड यूज करेंगे, E9 वर्ड यूज करेंगे। तो ये तो बात रही हमारी प्राइमरी सफिक्स की। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो अगला हेडिंग दीजिए सेकेंडरी सफिक्स। बच्चों ये सेकेंडरी सफिक्स जो होता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी देता है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, इट गिव्स इन्फो अबाउट फंक्शनल ग्रुप। जो बच्चों फंक्शनल ग्रुप होता है ना, एक्चुअल में वो निर्धारित करता है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। बच्चों कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस करता है। ठीक है, अब ये होने डिटरमाइन करने का मतलब क्या है बच्चों, जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो बताता है कि हमारा जो कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है तो हमारा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज होने का मतलब वो किस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन देगा। लाइक हमारे पास एग्जांपल के लिए ऐसे लिख लीजिए, कार्बन 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 है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है बच्चों। तो ये जो हमारा होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बच्चों। सपोज डेट आपने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया OH, OH मतलब अल्कोहल। तो ये बच्चों जो हमारा रिएक्शन देगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। मतलब बच्चों क्या हुआ, हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन देता था, लेकिन वही यदि अल्कोहल आ गया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। और बच्चों बाय द वे मैं यहाँ पे CHO वर्ड यूज करूँ, CHO मतलब अल्डिहाइड, तो ये अल्डिहाइड हो जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने लगता है। मतलब आपने क्या सीखा,
फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन कर रहा है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप निर्धारित कर रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब किस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन दे रहा होगा। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा था अल्कोहल, तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अल्डिहाइड दे रहा है। अब ये कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये अभी जानने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आगे मैं बताऊंगा और आप क्वेश्चन देख के पता लगा पाएंगे कि ये हमारा किस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन दे रहा होगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, अल्कोहल, है ना, और भी हमारा जो भी है जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में देख के ईस्टर है तो किस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन दे रहा होगा, है ना, या फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, किस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन दे रहे होंगे, वो देख के आप पता लगा पाएंगे। फिलहाल यहाँ तक ये जानना था बच्चों कि अलग अलग हमारा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा तो अलग अलग रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन दे रहा होगा, और उसका जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे वर्ड यूज करेंगे। लाइक OH रहेगा तो ऑल वर्ड यूज करेंगे, यदि CHO रहेगा तो अल करेंगे, है ना। तो इसके बारे में बच्चों मैं बताऊंगा ही, जो हमारा प्लानिंग करके बता रखा है, अभी आपने प्लानिंग किया है उसमें बताया मैंने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो 1 by 1 करके वहाँ पढ़ लेंगे। फिलहाल इसको इतना नोट कर लीजिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा, पक्का है ये कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसको नोट करने के बाद बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है हमारा जो D वाला प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। चलिए प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, जो हमारा टॉपिक D है वो है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स बच्चों साइक्लिक नेचर के बारे में बताता है, गिव्स इन्फो अबाउट साइक्लिक नेचर। साइक्लिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे बच्चों यदि मैं बात करूँ, ये हमारा कंपाउंड है और दूसरा एक और ले लूँ, तो प्राइमरी प्रीफिक्स के तौर पे बच्चों यहाँ पे साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। लेकिन यहीं पे यदि मैं ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूँ तो मैं पूछूं प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा बच्चों, सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड में ही प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो वर्ड यूज होता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट है प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी प्रीफिक्स बेसिकली जो होता है वो जानकारी देता है ना, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, यदि आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो हमारा देखा जाए 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। इसका नाम दीजिए फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट और ये हमारा हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप सेकेंड। ठीक है बच्चों, जो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट होता है बच्चों वो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है और ये यूज किया जाता है सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे। सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे यूज होता है। लेकिन बच्चों जो सेकेंड वाला होता है उसको हम लोग यूज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। जो सेकेंडरी सफिक्स होता है बच्चों वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जानकारी दे रहा होता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी देता है और हमारा जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है बच्चों वो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बता रहा होता है बच्चों, तो कैसे बताएंगे इसमें कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कुछ ऐसे हमारे ग्रुप हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहे होते हैं।
लाइक एल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है बच्चों। या फिर यक्स क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजन ग्रुप है। या फिर मैं बात करूं बच्चों तो NO2 ग्रुप है, या फिर नाइट्रोसो NO है, ठीक है। या फिर हमारा R अल्किल ग्रुप है। ये ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है बच्चों। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होते हैं और इसका नाम पहले लिखा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है। एक बार और ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं जैसे लिख रहा हूँ इस कंपाउंड का नाम C है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोब्यूटेन है। तो क्लोरोब्यूटेन आपने नाम लिखा है बच्चों, तो जो क्लोरो है क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और उसी को हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स भी कहते हैं, मैंने क्या कहा, यदि किसी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप होगा तो एक मेन फंक्शनल ग्रुप होगा जो सेकेंडरी सफिक्स होगा, दूसरा वाला जो होगा फंक्शनल ग्रुप वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होके सब्स्टिट्यूएंट होगा, और सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। जैसे बच्चों यदि इस कंपाउंड में ये नहीं होता तो इसका नाम क्या होता, ध्यान दीजिए, यदि ये नहीं होता बच्चों तो ये क्या होता, 1 2 3 4 3 पे क्लोरो ब्यूटेनॉल होता। तो ये OH किसका काम कर रहा होता, मेन फंक्शनल ग्रुप का। लेकिन बच्चों यदि COOH आ गया तो ये किसका काम करने लगेगा, सब्स्टिट्यूएंट का, और सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसका चाहे तो आप यहाँ नाम लिख सकते हैं बच्चों, 3 पे क्लोरो है, 3 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, और साथ में एक वर्ड यूज कर लीजिए, 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड। हालांकि मैं जानकारी के लिए यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन बच्चों में एक और बात बता दूँ, इसका नाम हम लोग पढ़ेंगे आगे। यहाँ मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि दो फंक्शनल ग्रुप होगा तो एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगेगा जो जूनियर होगा, और ये सीनियर है ना। जूनियर सीनियर कैसे होते हैं मैं इसी चैप्टर में बताने वाला हूँ। तो एक बात आप पॉइंट को नोट करके लिख लीजिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिए बच्चों, नोट करके, सब्स्टिट्यूएंट आर ऑलवेज written in alphabetical order। बच्चों जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो था, एक क्लोरो था एक हाइड्रोक्सी था, तो अल्फ़ाबेटिकली बच्चों C पहले आता है, ये हाइड्रोक्सी का H से, तो पहले क्लोरो को लिखूंगा फिर हाइड्रोक्सी को लिखूंगा, ठीक है। सपोज दैट बच्चों इसमें ब्रोमीन भी होता है तो सबसे पहले ब्रोमो को लिखते हैं फिर क्लोरो लिखते हैं, क्योंकि B और C में बच्चों अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है C से, ही आपको अंडरस्टूड है। तो ये बातें रही हमारा इस लेक्चर में, है ना। यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। आशा आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 2, है ना। तो लेक्चर नंबर 2 का इंतज़ार करिए, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू सो मच।